गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात आप सभी को। मैं सुरेंद्र कुमार गुप्ता आज के क्लास में यूनिट फर्स्ट के राजनीति शास्त्र की परिभाषा और क्षेत्र तथा स्वरूप के बाद राजनीति शास्त्र की अध्ययन की कौन सी पद्धति हैं उसकी चर्चा करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में राजनीति शास्त्र की अध्ययन पद्धति की बात तो की गई है, लेकिन कौन से अध्ययन पद्धति की हम लोग को चर्चा करनी है इसकी चर्चा इसमें नहीं किया गया। लेकिन परीक्षाओं में जिन पद्धतियों को बार बार पूछता है उन्हीं पद्धतियों को ही हम यहाँ चर्चा करते हैं। राजनीति शास्त्र की अध्ययन पद्धति की चर्चा करने से पहले थोड़ा हम लोग इसके महत्व के बारे में जान लिया जाए कि राजनीति शास्त्र में उसकी अध्ययन पद्धति का क्या महत्व होता है। क्योंकि राजनीति शास्त्र बीए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, एमए में भी पढ़ा जाता है। राजनीति शास्त्र उन राजनीति शास्त्र के सिद्धांत और सिद्धांतकारों को पढ़ने से पहले सिद्धांतकारों द्वारा किन पद्धतियों का अनुसरण करके वे अपने सिद्धांत देते हैं और अपनी व्याख्याएं करते हैं, इसको जानना जरूरी होता है। अध्ययन पद्धति के द्वारा इन सिद्धांतकारों के सिद्धांत को और उनके विचारों को स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं। जब तक पद्धति को हम नहीं समझेंगे तब तक सिद्धांत के वास्तविक निष्कर्ष क्या है, सिद्धांतकार क्या हमें बताना चाहते हैं, यह बातें हमको जो है पूरी रूप से समझ में नहीं आएंगी। इसलिए आवश्यक है कि हमको अध्ययन की पद्धतियों को समझना जरूरी है। यहाँ हम जो है राजनीति शास्त्र के अध्ययन की पद्धतियों में कुल 5 पद्धतियों की चर्चा करेंगे। 5 पद्धतियों की चर्चा करेंगे जो निम्नवत है। पहला है पर्यवेक्षणात्मक पद्धति। दूसरा है ऐतिहासिक पद्धति। तीसरा है तुलनात्मक पद्धति। चौथा है प्रयोगात्मक पद्धति। और 5वां है दार्शनिक पद्धति। इन 5 पद्धतियों की चर्चा हम लोग करेंगे। इन 5 पद्धतियों को पढ़ने से पहले हम इस बात पे चर्चा कर देना चाह रहे हैं कि यह टॉपिक आपके लिखित या 5 नंबर के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उससे आने की संभावना इसमें ज्यादा है। 1 नंबर के क्वेश्चन कम आना। इसको हम लोग दोनों रूपों में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को हम लोग दोनों रूपों में पढ़ेंगे। जब भी हम इनका अध्ययन करेंगे तो इनको 3 रूपों में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला कि पर्यवेक्षणात्मक पद्धति या 5 पद्धति का समर्थक कौन है, किन लोगों ने इसका समर्थन किया, उन विचारकों को नाम जानेंगे। इस पद्धति का वास्तविक मतलब क्या है और इस पद्धति में कि क्या परिसीमाएं और क्या कमियां, क्या यह पद्धति संपूर्ण राजनीति शास्त्र को अध्ययन करने में सक्षम है या इसमें कुछ कमियां हैं, उनको भी देखा जाएगा। लिखित जो भी प्रश्न आएंगे आपके 5 नंबर के जो लिखित पेपर होंगे उसमें यही पूछ सकता है कि पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का वर्णन कीजिए या ऐतिहासिक पद्धति का वर्णन कीजिए, या ब्राइस ने 1 नंबर में पूछेगा कि ब्राइस ने किस अध्ययन पद्धति का समर्थन किया, अरस्तु का अध्ययन पद्धति क्या था, प्लेटो का अध्ययन पद्धति क्या था, काम्टे का क्या था, गिलक्राइस्ट का क्या था, लास्वेल का क्या था। तमाम तरह की जो भी राजनीतिक विचारक है उनकी पद्धतियों की चर्चा आपको 1-1 नंबर में कर सकता है। लेकिन वही लिखित रूप में यह पूछेगा कि 5 में से किसी एक का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि आप इनकी वर्णन कीजिए, इनकी व्याख्या कीजिए। तो आप इनके समर्थक का नाम, इस पद्धति की क्या वास्तविकता है, मतलब क्या तात्पर्य है और इनकी क्या परिसीमाएं हैं, क्या कमियां हैं, इनको लिख देने से इतने से ही आपकी लिखित वाली जो प्रश्न है उसका डिमांड पूरा हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे एक जो है पद्धति की चर्चा इसी रूप में करेंगे कि इसके समर्थक कौन है, समर्थकों ने इसके बारे में क्या क्या कहा और इसका मतलब क्या होता है और इसकी कमियां क्या होती है। पर्यवेक्षणात्मक पद्धति के तहत
हम लोग 3 आधारों पर इसकी चर्चा करेंगे और पढ़ाई करेंगे कि पर्यवेक्षणात्मक पद्धति के समर्थक कौन है, इसकी संकल्पना क्या है और इसकी कमियां क्या है। इन सब बातों को हम यदि समेट लेंगे तो हमारा लिखित वाले पेपर में प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे और जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो भी तैयार हो जाएगा। चूंकि हम समर्थक का नाम, इनके स्टेटमेंट और इनकी पुस्तक का नाम यही हम लोग पढ़ लेंगे तो ज्यादातर 1 नंबर में क्वेश्चन में स्टेटमेंट पूछता है, पुस्तक पूछता है, पुस्तकों के राइटर को पूछता है, वह भी चीज जो है यहाँ हमको तैयार हो जाएगा। पर्यवेक्षणात्मक पद्धति के समर्थक में लावेल, ब्राइस और मॉन्टेस्क्यू 3 विचारक महत्वपूर्ण हैं। पर्यवेक्षणात्मक पद्धति के संदर्भ में लावेल ने कहा कि जो राजनीति शास्त्र है यह पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान, प्रयोगात्मक नहीं। यह प्रश्न कई बार पूछा है कि किस विचारक ने कहा कि राजनीति क्या है, पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान, प्रयोगात्मक विज्ञान नहीं है। यह स्टेटमेंट लावेल ने दिया। ठीक है, समर्थन करके इसने इस स्टेटमेंट को दिया है। लॉर्ड ब्राइस और मॉन्टेस्क्यू 2 ऐसे विचारक हैं जिन्होंने पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का अनुसरण करते हुए कई किताबों को इन्होंने लिखा। जैसे लॉर्ड ब्राइस अमेरिकन कॉमनवेल्थ और मॉडर्न डेमोक्रेसी 2 महत्वपूर्ण पुस्तक है लॉर्ड ब्राइस की। इसने पर्यवेक्षणात्मक पद्धति पे ही इस पुस्तकों को लिखा, अमेरिकन कॉमनवेल्थ और मॉडर्न डेमोक्रेसी। मॉन्टेस्क्यू बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक है। इसने जो है अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉ की जो रचना की उसमें इसी पद्धति का इसने अनुसरण किया, अर्थात पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का अनुसरण करके इसने स्पिरिट ऑफ लॉ की रचना की। अब जो है पर्यवेक्षणात्मक पद्धति है क्या, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कोई विचारक या विद्वान किसी भी घटना और तथ्य को अपने इंद्रियों के माध्यम से देखता है, अवलोकन करता है, समझता है और उसको निष्कर्ष देता है, तब उसको कहा जाता है यह पर्यवेक्षणात्मक। पर्यवेक्षण का मतलब आप खुद आंखों से अपनी इंद्रियों से किसी चीज को देखते हैं और उसके बाद अपना जो है उसके बारे में अपना निष्कर्ष निकालते हैं। ये बिल्कुल जो है यह पर्यवेक्षणात्मक पद्धति जो है प्राकृतिक विज्ञान जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री में ज्यादातर प्रयोग में लाया जाता है। राजनीति शास्त्र में भी इसका प्रयोग लाया जाता है, जैसा कि लावेल, लॉर्ड ब्राइस और मॉन्टेस्क्यू ने इसका प्रयोग किया था। तो इसकी संकल्पना यही है कि कोई भी विचारक जो होता है, कोई विद्वान जो होता है, वह अपने इंद्रियों के माध्यम से घटनाओं को और तथ्यों को अध्ययन करता है, उसके बाद अपना निष्कर्ष देता है। चूंकि यह सत्य पे आधारित होता है, हमें किसी भी चीज की जानकारी अपनी आंखों के माध्यम से जो होती है उसे ही सही मानते हैं, इसलिए इंद्रियों के माध्यम से घटनाओं की चर्चा होती है, इसको ज्यादा सटीक और सही माना है। इस पद्धति की भी कुछ कमियां हैं। ये पद्धति सर्वमान्य नहीं है कि अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि हम राजनीतिक संस्थाएं हैं, जो राजनीतिक घटनाएं हैं, उन सभी घटनाओं को विद्वान जाकर देखे। राजनीतिक घटनाएं कभी भी किसी भी समय घट जाती हैं। अब उसका अवलोकन स्वाभाविक सी बात है कि वो जाकर किया नहीं जा सकता, इसलिए इसकी पहली कमियां है कि सारी राजनीतिक घटनाओं को हम आंखों से देख नहीं सकते, इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता है। दूसरी इसकी कमी ये रही है कि राजनीतिक संस्थाओं में किए जो भी राजनीतिक संस्थाएं हैं, कोई भी सरकार है या संस्था है, तो उसके अतीत और भविष्य की जानकारी हमें पर्यवेक्षण से नहीं होती। पर्यवेक्षण से वर्तमान तात्कालिक घटना के अध्ययन होता है, लेकिन कभी भी हम किसी भी चीज के अध्ययन में यदि उसके अतीत को और भविष्य को नहीं जानते हैं तो हमारी जो जानकारी है वह अधूरी होती है। यह सबसे बड़ी 2 कमियां पर्यवेक्षणात्मक पद्धति की रही। राजनीति शास्त्र के अध्ययन की पद्धति में जो दूसरी पद्धति है वह ऐतिहासिक पद्धति है। ऐतिहासिक पद्धति के समर्थकों में गिलक्राइस्ट है, लास्की है, हीगल है, मार्क्स है, मैक्स वेबर है, मैकियावेली है, स्पेंसर, ये इसके समर्थक है। गिलक्राइस्ट ने ऐतिहासिक पद्धति के समर्थन में एक स्टेटमेंट दिया था जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इतिहास न केवल संस्थाओं का अध्ययन करता है वरन भविष्य के पथ प्रदर्शक में हेतु मदद करता है। इतिहास न केवल संस्थाओं का अध्ययन करता है बल्कि भविष्य के पथ प्रदर्शक हेतु मदद भी करता है। इतिहास के माध्यम से ही हम किसी भी संस्था के भविष्य की चर्चा
कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं। जब तक किसी के ऐतिहासिक चीजों को जानेंगे नहीं, उसके वर्तमान और भविष्य के बारे में हम नहीं बता सकते। ऐसा गिलक्राइस्ट ने कहा। लास्की ने कहा कि संपूर्ण राजनीति इतिहास का दर्शन, जो संपूर्ण राजनीति है जो लिखा जाता वास्तव में क्या, वो इतिहास ही है। तो लास्की का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि संपूर्ण राजनीति इतिहास का दर्शन। हीगल, मार्क्स, मैक्स वेबर, मैकियावेली, स्पेंसर ने जो अपने सिद्धांत और विचार दिए उसमें ऐतिहासिक पद्धति का इन्होंने अनुसरण किया। मार्क्स ने जो राज्यविहीन समाज की कल्पना किया है उसमें इसने ऐतिहासिक पद्धति का अध्ययन करके ही बताया कि राज्य अतीत में नहीं था, इसलिए भविष्य में भी बिना राज्य का मानव समाज रह सकता है। इसी तरह से मैकियावेली ने भी कहा, स्पेंसर ने भी अपने विचारों को ऐतिहासिक पद्धति का अनुसरण करके दिया। अब ऐतिहासिक पद्धति होता क्या है? ऐतिहासिक पद्धति का मूल संकल्पना यह है कि जितने भी राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका निर्माण किसी एक क्षण में नहीं हुआ, बल्कि वो लंबे समय से विकास के परिणाम स्वरूप हुए। इसलिए उसको समझने के लिए उसके अतीत को समझना जरूरी है। बिना उसके अतीत के समझे हम उसके वर्तमान और उसकी भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनका मानना है कि हमें किसी भी राजनीतिक संस्थाओं को अध्ययन करने के लिए उसके अतीत को जानना जरूरी है। इस पद्धति की भी कुछ कमियां रही हैं। सबसे पहली कमी यह रही है कि बहुत सारी राजनीतिक घटनाएं ऐसी होती है जो तत्कालिक परिवेश और परिस्थितियां की देन होती है, जिसके बारे में ऐतिहासिक पद्धति का अनुसरण करके हम उसका ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। वह कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई और तुरंत जो है घटना घट गई। अब उसका ऐतिहासिक पद्धति के द्वारा उसके अतीत को तलाशने हम जाएंगे तो शायद उसका अध्ययन हमारे हमसे नहीं हो पाएगा। दूसरी है कि इतिहास जो है विषय का वर्णन करता है, किसी भी घटना का जैसे होता है उसी रूप में उसका वर्णन कर देता है। अब इस वर्णन से राजनीति शास्त्र की अधूरी ज्ञान है, क्योंकि राजनीति शास्त्र का मूल्य क्या है, उसकी नैतिकता क्या है, उसके आदर्श क्या है, इन सब चीजों की भी चर्चा राजनीति में होती है, जो ऐतिहासिक पद्धति का अनुसरण करने से उस चीज की पता में नहीं चलती। ऐतिहासिक पद्धति के बाद हम तीसरे पद्धति की चर्चा करेंगे। तुलनात्मक पद्धति का तीसरा जो अध्ययन पद्धति है वह है तुलनात्मक पद्धति, कंपैरेटिव मेथड। तुलनात्मक पद्धति के समर्थक में मॉन्टेस्क्यू, अरस्तु, डॉक्टर हर्मन फाइनर, तीन महत्वपूर्ण विचारक हैं जो तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का समर्थन करते हैं और अपने अध्ययन में इसका अनुसरण किया। मॉन्टेस्क्यू, जिसने स्पिरिट ऑफ लॉ या शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, इसमें मॉन्टेस्क्यू ने फ्रांस के संविधान और इंग्लैंड के संविधान की आपस में तुलना करके शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दूसरा अरस्तु के बारे में कहा जाता है कि अरस्तु 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद क्रांति का क्या सिद्धांत है उसके बारे में इसने सिद्धांत दिया। अरस्तु का जो क्रांति का सिद्धांत है उस सिद्धांत को देने से पहले उसने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, तब जाके वह क्रांति का सिद्धांत दिया। डॉक्टर हर्मन फाइनर, जिसकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, यह पुस्तक बहुत पुस्तक है, एक नंबर में तो याद कर लेना है कि हर्मन फाइनर की यह पुस्तक है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। इस पुस्तक को इसने तुलनात्मक अध्ययन पद्धति के आधार पर ही लिखा। अब तुलनात्मक अध्ययन पद्धति होता क्या है? तुलनात्मक अध्ययन पद्धति में दो विषय वस्तुओं को आपस में तुलना करके कौन सही है या क्या सही है उस निष्कर्ष पे पहुंचने में तुलना ज्यादा मदद करता है। तुलनात्मक पद्धति की संकल्पना के बाद इसकी भी कुछ कमियां रही हैं। कमियां ये रही हैं कि बहुत बड़े असमान संस्थाओं के बीच में तुलना नहीं किया जा सकता। जब बहुत असमान हो तो उसमें तुलना करने की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब भी दो वस्तुओं और संस्थाओं में हम तुलना करते हैं तो कभी कभी हमारे निष्कर्ष भ्रमपूर्ण होते हैं, बहुत स्पष्ट नहीं होते। जैसे इसका उदाहरण है, मॉन्टेस्क्यू ने इंग्लैंड के संविधान में का अध्ययन करके उसने बताया कि वहां शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जिसको अमेरिका में लागू किया गया। वास्तव में इसका जो अध्ययन था
वह इंग्लैंड के संविधान को तो था, लेकिन जो इसका निष्कर्ष था वह भ्रमपूर्ण था। तो इस तरीके से तुलनात्मक अध्ययन पद्धति की भी कुछ कमियां हैं। राजनीति शास्त्र के अध्ययन की पद्धति में जो चौथा पद्धति है वह प्रयोगात्मक पद्धति, एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड के जो समर्थक हैं वह गिलक्राइस्ट हैं, कांटे हैं और चार्ल्स मैरियम, तीन हैं। गिलक्राइस्ट, कांटे और चार्ल्स मैरियम। गिलक्राइस्ट ने कहा था कि भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र के में जो प्रयोग विधि अपनाई जाती है वह तो राजनीतिक शास्त्र में संभव नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयोग की बहुत सारी गुंजाइशें राजनीतिक शास्त्र में संभव है। इस स्टेटमेंट को याद रखना जरूरी है कि गिलक्राइस्ट ने कहा कि भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र में जो प्रयोग विधि अपनाई जाती है उसको राजनीतिक शास्त्र में अपनाना संभव तो नहीं, लेकिन फिर भी राजनीतिक शास्त्र में प्रयोग की गुंजाइश है। ठीक है, ये गिलक्राइस्ट का है। कांटे ने कहा कि राज्य के अंतर्गत किया गया परिवर्तन क्या है? प्रयोगी है। राज्य में आए दिन कुछ न कुछ परिवर्तन होते हैं, नए नए कानून बनते हैं, पुराने कानून को तोड़े जाते हैं, खत्म किए जाते हैं। ये क्या है? ये एक प्रकार का प्रयोगी है, जिसको कांटे ने अपने स्टेटमेंट के माध्यम से स्पष्ट किया। जो तीसरा विचारक वह है चार्ल्स मैरियम। तो हम जो है प्रयोगात्मक पद्धति में इन तीन विचारकों के नाम और दो विचारकों के स्टेटमेंट को याद रखेंगे, जिसमें गिलक्राइस्ट का है, कांटे का है, चार्ल्स मैरियम का है। प्रयोग वास्तव में होता क्या है? प्रयोग किसी भी तथ्य और घटना को किसी भी प्रयोगशाला में उसको सटीक व्याख्या करके उसको प्रमाणित कर देना। ठीक है, तो राजनीति शास्त्र में भी किसी भी घटना को प्रमाणित करने के लिए कोई प्रयोगशाला तो नहीं है, लेकिन यह कहा जाता है कि राजनीति शास्त्र का प्रयोगशाला एक संपूर्ण विश्व ही राजनीति शास्त्र एक प्रयोगशाला है, और प्रत्येक देश में कुछ न कुछ घटनाएं होती हैं। उस घटनाओं के संदर्भ में जो नीतियां बनती हैं, जो कानून बनते हैं, ये वास्तव में प्रयोग के ही परिणाम होते हैं। जैसे भारतीय राजनीति के संदर्भ में देखा जाए कि प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग हुआ है कि नहीं, तो 1959 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पंचायती संस्थाओं का स्थापना जब राजस्थान में किया गया और राजस्थान में यह प्रयोग जब सफल हुआ तो संपूर्ण देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया और संविधान में संशोधन करके इस व्यवस्था को संवैधानिक बना दिया गया। यह क्या है? यह राजनीति शास्त्र में एक प्रयोग था और प्रयोग के माध्यम से ही इसको लागू किया गया। इसलिए कहा जाता है कि प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग भी राजनीति शास्त्र में किया जाता है। प्रयोगात्मक विधियां का राजनीति शास्त्र में कमियां क्या है? तो राजनीति शास्त्र का जो विषय होता है मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन होता है। मनुष्य के व्यवहार पर परिस्थिति और समय का प्रभाव होता है। इस कारण इनकी व्यवहार जो है समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए एक बार जो तथ्य प्रमाणित होगा उसको बार बार उसी रूप में प्रमाणित कर पाना थोड़ा संभव नहीं होता। दूसरी जो कमियां हैं कि राजनीति शास्त्र में एक निश्चित मापन का भाव होता है। जिस तरीके से भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र में कि लेबोरेटरी में तमाम तरह के मापक होते हैं, वह राजनीति इसमें नहीं होता। इसमें इस तरीके से ये दो महत्वपूर्ण कमियां। अब अगला जो है, जो पांचवा राजनीति शास्त्र के अध्ययन की पद्धति वो है दार्शनिक पद्धति, जिसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। पांचवा पद्धति है दार्शनिक पद्धति। इसके समर्थक हैं प्लेटो, थॉमस मूर, रूसो, मिल, सिज्विक, ब्रेडले और डोसांकी। हम लोगों को इन समर्थकों का नाम याद भी रखना है। इन लोगों ने जो है राजनीति शास्त्र के अध्ययन पद्धति में दार्शनिक पद्धति का प्रयोग किया है। दार्शनिक पद्धति का वास्तव में क्या अर्थ होता है? तो दार्शनिक पद्धति पहले से ही तर्क और कल्पना के आधार पर किसी चीज को सही मान लिया जाता है और उसकी प्राप्ति के लिए जो साधन होते हैं, जो नियम होते हैं, जो संस्था होते हैं, उसकी ये लोग चर्चा करते हैं। जैसे प्लेटो ने कहा कि जब दार्शनिक राजा मिलेगा तभी समाज में और राज्य की भला होगा, राज्य का कल्याण होगा, राज्य में कोई शोषण नहीं होगा। और दार्शनिक राजा की प्राप्ति के लिए तमाम तरह के वो जो है पारिवारिक साम्यवाद की कल्पना, शिक्षा का सिद्धांत, तमाम तरह के सिद्धांत को वह देता है। थॉमस मूर भी ऐसा ही था। थॉमस मूर ने कहा कि समाज में जो शोषण है
उसको समाजवाद के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। इसके सिद्धांत को यूटोपिया कहा गया, क्योंकि इसमें क्या किया था, तर्क और कल्पना को आधार बना के अपनी बातों को रखा जाता। इससे किसी भी संस्था का उद्देश्य और भविष्य निश्चित होती है, और यह मूल्यात्मक अध्ययन होता है, आदर्शात्मक अध्ययन होता है। इसमें तर्क और कल्पना की प्रधानता होती है। इस पद्धति की जो सबसे बड़ी कमियां यह है कि इसमें विश्लेषण का अभाव होता है। ठीक, इसमें इसको वैज्ञानिक पद्धति नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें कल्पना और अपने तर्क को प्रधानता दी जाती है। दार्शनिक पद्धति को निगमनात्मक पद्धति की श्रेणी में रखा गया है, और उपरोक्त जो चारों थे, पर्यवेक्षण, ऐतिहासिक, तुलनात्मक और प्रयोगात्मक पद्धति को आगमनात्मक पद्धति की श्रेणी में रखा गया है। अध्ययन की दो विधियां, आगमनात्मक और निगमनात्मक। आगमनात्मक अरस्तु का है, निगमनात्मक आपका प्लेटो का है, जो प्लेटो एक दार्शनिक पद्धति का अनुसरण करता है। ठीक है, इस विषय की चर्चा करने के बाद एक बार मैं पुनः आपसे कह देना चाहता हूं कि आप हमारे वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो काफ़ी उत्साह के साथ आपको बना कर दें। इस बात के लिए मैं सॉरी चाहता हूं कि वीडियो मैं पर डे नहीं बनाकर आपके पास भेज पा रहा हूं, लेकिन अब जो है कुछ तकनीकी कमियां और कुछ साधन के अभाव के कारण यह ऐसा हो रहा था। लेकिन अब कोशिश हमारी यह रहेगी पर डे आपको एक एक वीडियो यूट्यूब पे लोड करके दे, और आप हमारा क्या करें, हमारा सब चैनल को सब्सक्राइब करके